तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKM स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपके लिए आपके डिमांड पर एक नया पेपर, एक अंशाल पेपर, एक प्रीवियस ईयर पेपर्स के सल्यूशन लेकर हाजिर हुए हैं। और ख़ास बात यह है कि यूपी बोर्ड की कॉपी में इस पूरे पेपर्स का सल्यूशन किया जा रहा है। पूरे लगातार इसमें सारे क्वेश्चन के आंसरों को खोज के मैंने इसे 3 से 3.5 घंटे में पूरा लिखा हुआ है। ठीक है ना दोस्तों, अगर आप इसे तैयार करेंगे बोर्ड एग्जाम में आप कॉपी कैसे लिखेंगे भूगोल की, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देख रहे हैं ना, ये पूरी कॉपी लिखी है। इस तरीके से आपको भी लिखना है। कमियां कहाँ हैं वो कमियां भी इसमें मैंने दिखाया है। इस तरह की कमियां एग्जामिनर को बर्दाश्त नहीं होगी, याद रखना। अगर आप ऐसी कमी करेंगे तो आपको बहुत ही कम नंबर मिलेंगे। ये 70 है, 30 नंबर आप जानते हैं भूगोल के प्रैक्टिकल से मिलते हैं। कहाँ पे आपको सावधानियां रखनी है उसका सारा सल्यूशन इस कॉपी के जरिए हम बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, अब देखिए, जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो इस तरीके से आपकी एक बोर्ड कॉपी मिलेगी दोस्तों। यही बोर्ड कॉपी आपको एग्ज़ाम में सेम टू सेम एज इट इज़ इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तर प्रदेश, यही कॉपी आपको देखने को मिलेगी। और ये रहा आपका पेपर। यही पेपर आपको 2023 के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। बस यहाँ पे लिखा रहेगा 2023। हालांकि ये पेपर 2022 का है, बट आपको 2023 में जो पेपर मिलेगा वो इसी तरीके का होगा, एज इट इज होगा। ठीक है, तो अब आप एग्ज़ाम में जब कॉपी पाओगे तो क्या करोगे? तो जब एग्ज़ाम में कॉपी पाना दोस्तों, तो आप उसमें किस तरीके से कॉपी भरना है, ये 6 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 इसे कैसे भरना है। देखो, ब्लैंक कॉपी मिलेगी। हमने एक मॉडल लेकर यहाँ पे हम इस तरीके से रख देते हैं। ठीक है, अब इसे हम पूरा भर कर आपको दिखाएंगे। ओके दोस्तों, देखिए इसे भर कर आपको हम दिखाएंगे यहाँ पे। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पर अनुक्रमांक भरना है, वो भी अंकों में। अंकों में देखिए 10 अंक का रोल नंबर 2022 में था, यही 10 अंक का रोल नंबर आपको 2023 में देखने को मिलेगा। तो ये 10 अंक का रोल नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक अपने से रोल नंबर लिखा है। ठीक, लिखने के बाद इसे शब्दों में याद रखना। शब्दों में भी गलती किए तो आपकी कॉपी वेटिंग लिस्ट में डाल दी जाएगी। तो बिल्कुल शब्दों में कैसे लिखना है, 2 3 2 5 2 3 5 4 5 0 शब्दों में लिखना है। फिर आपको विषय की अगर बात करें यहाँ पे, तो विषय क्या लिखोगे? विषय जो भी होगा, भूगोल का आप दे रहे हैं तो भूगोल, साहित्य हिंदी दे रहे हैं साहित्य हिंदी, सामान्य हिंदी आर्ट वालों का सामान्य हिंदी होता है, यहाँ पर सामान्य हिंदी लिखेंगे। यहाँ पर देखिए केवल प्रश्न पत्र। ठीक है दोस्तों, केवल प्रश्न पत्र डालना है आपको, क्योंकि हर पेपर में एक ही पेपर होता है। तो यहाँ पे हम केवल प्रश्न पत्र डालेंगे। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, ये जो बॉक्स खाली है ना, ये संकेतांक भरा जाता है। ये वाला याद रखिए, ये वाला नहीं भरा जाएगा, ये वाला जो है ना इसी बॉक्स के अंतर्गत भरा है। मैंने मॉडल के रूप में, सैंपल के रूप में यहाँ पर एक संकेतांक भर दिया है। अब परीक्षा का दिन जो भी होगा यहाँ पे डालना है। परीक्षा दिन के सामने परीक्षा तिथि, जिस तिथि को आपकी परीक्षा होगी उस तिथि का नाम यहाँ पे लिखना है। डैश करके द्वितीय पाली, प्रथम पाली यानी सुबह 7 बजे से परीक्षा होगी तो प्रथम पाली लिखना। अगर आपकी परीक्षा 2 बजे से हो रही है तो यहाँ पे द्वितीय पाली लिखना। परीक्षा किस टाइम होगी आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा, देख लेना। किस दिन होगा उसमें भी देख लेना, सारे चीज़ें एडमिट कार्ड में दी गई होती हैं। फिर यहाँ पे केंद्र का नाम, जिस केंद्र में आप परीक्षा देंगे इस कॉपी की, उसी केंद्र का नाम यहाँ पे भर देना है। तो ये रहा कॉपी भरने की सावधानियाँ। अब हम बात कर लेते हैं पेपर को सॉल्व करने की सावधानियाँ। देखिए, आपके एग्जाम में इस तरीके से MCQ टाइप क्वेश्चन आएंगे। कैसे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों? MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये
अब कितने रहेंगे, तो 8 प्रश्न कुल रहेंगे बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है। और ये बहुविकल्पी प्रश्नों का आंसर ज़रा ध्यान देना। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। एग्जाम में इस तरीके से आपको प्रश्नों को लिखना है, ठीक। एक पेज पलटेंगे, प्रश्नोत्तर, ठीक है। प्रश्नोत्तर जो है 1 का स, देखो 1 का कैसरा सही है, स है, तो 1 का स। फिर प्रश्नोत्तर 2 का द सही है, प्रश्नोत्तर 2 का द सही है, ठीक। इस तरीके से एग्जाम में लिखना है। और कुछ बच्चे क्या होते हैं, इसके प्रश्न उतारते हैं फिर उत्तर। प्रश्न उतारना नहीं है, अपना समय बिल्कुल गंवाना मत, प्रश्न उतारने में आपको उत्तर लिखना है। तो इस तरीके से एग्जाम में लिखेंगे, ये लिखने का तरीका है। हम जानते हैं 2021 में आपने कोई परीक्षा नहीं दिया है, आप जो है प्रमोट हो गए थे, इसलिए आपके पास बोर्ड कॉपी में लिखने का कोई अनुभव नहीं है। आप अपने स्कूल की कॉपी में ज़रूर लिखेंगे, बस बोर्ड कॉपी में किस तरीके से लिखा जाता है उसका कोई अनुभव नहीं है, उसका एक्सपीरियंस हम यहाँ से दे रहे हैं। तो चलिए अब देखिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने निश्चयतावाद की संकल्पना प्रस्तुत की? तो याद रखना दोस्तों, ग्रिफिथ टेलर ने निश्चयतावाद की संकल्पना प्रस्तुत की, ठीक है। अब देखिए आगे, अब आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है? तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पे विनिर्माण दूसरे का द, प्रश्नोत्तर दूसरे का द, विनिर्माण जो है क्रियाकलाप नहीं है, प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं में आता है, ठीक है। यानी अगर कोई आप तुरंत निर्माण करते हैं, दूसरी बार निर्माण करते हैं उसी चीज़ को, तो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत नहीं आता है। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है? तो याद रखना, विश्व में इस समय प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है और दूसरे नंबर पर भारत है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस फसल को रोपण कृषि के अंतर्गत उगाया जाता है? तो याद रखना दोस्तों, चावल उगाया जाता है। किसके अंतर्गत उगाया जाता है? चावल। जो बच्चे हमारे इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, क्लास 12th के बच्चों के लिए है, ठीक है। आर्ट के स्टूडेंटों के लिए ये सारे कोर्स उपलब्ध नहीं है, केवल आपको हिंदी और इंग्लिश मिल सकते हैं। तो जिन बच्चों को लेना है वो आप 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं। एक सब्जेक्ट 30 रुपये में मिलेगा, कितने रुपए में? 30 रुपये में, और एक सब्जेक्ट के 10 सेट आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए, और इस नंबर पे आप पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर PDF भेज दिया जाएगा। तो जिन बच्चों को लेना है इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं 7992087382 पर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल को रोपण कृषि के अंतर्गत उगाया जाता है? तो याद रखना दोस्तों, चावल को जो है रोपण किसके अंतर्गत उगाया जाता है? चावल जो है रोपण के अंतर्गत, कृषि के अंतर्गत उगाया जाता है, ठीक है ना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है? तो भारत में सबसे बड़ा दूसरा समुदाय है मुस्लिम, ठीक। मुस्लिम जो है अगर 88% अगर हिंदू हैं तो 18% दोस्तों यहाँ पर लगभग 22% इसमें आपके मुस्लिम होंगे, ठीक है ना। अब देखिए आगे, तो दूसरा जो है भारत में दूसरा बड़ा धार्मिक समुदाय है मुस्लिमों का, ठीक है, और पहला जो है हिंदुओं का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन नगर है? तो पर्यटन नगर जो है नैनीताल है। कौन सा है दोस्तों? नैनीताल, याद रखना। निम्नलिखित में कौन सा 10 लाखी नगर नहीं है? तो याद रखना दोस्तों, अलीगढ़ जो है 10 लाखी नगर नहीं है। बॉम्बे हाई खनन के लिए प्रसिद्ध है खनिज तेल, ठीक है ना। बॉम्बे हाई खनन के लिए प्रसिद्ध क्या है दोस्तों? खनिज तेल है। अब देखिए आगे, इन प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए किस तरीके से आप एग्जाम में लिखना है। दोस्तों अगर आप इसका PDF पाने चाहते हैं
तो हमारे एसकेएम स्टडी टेलीग्राम पे जाके उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आगे देखिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे क्योंकि 8 प्रश्न थे। 9 नंबर क्वेश्चन अति लघु उत्तरी 2 नंबर के प्रश्न हैं। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। दोस्तों मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, 2 नंबर के प्रश्न हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर के प्रश्न हैं, प्रश्नोत्तर 9। पहला देखिए, मानव भूगोल मानव वर्गों और उनके वातावरण की शक्तियों, प्रभावों तथा प्रक्रियाओं के पारस्परिक कार्यक्रम संबंधों का प्रतिदिश आधार पर किया जाने वाला अध्ययन है। फ्रेडरिक रेज़ेल के अनुसार मानव भूगोल मानवीय समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, ठीक है। यानी ये देखो, अब आपको एग्जाम में करना क्या है, ये 2 नंबर के प्रश्न हैं, तो कम से कम आपको 1 पेज, आधे 1 पेज से कम अगर थोड़ा लिखते हैं तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम 1 पेज अगर लिख दो तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए दोस्तों, ठीक है ना। जितना देखो मैंने निचोड़ लिखा है, तो निचोड़ अगर आप लिख रहे हैं किसी भी क्वेश्चन का तो कोई बात नहीं है, तो भी आपका 2 नंबर मिलना तय है। अब देखिए, जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। जनसंख्या घनत्व को क्या परिभाषित करेंगे, यहाँ देखिए, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन जो है यहाँ पे जरा ध्यान देना। आगे का प्रश्नोत्तर नंबर 11 की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर 11 की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे 11 नंबर क्या है, पल्ली बस्ती को परिभाषित कीजिए। पल्ली बस्ती को दोस्तों परिभाषित करना है यहाँ पे, तो ज़रा ध्यान देना। इन इकाइयों को देश के विभिन्न भागों में स्थायी स्तर पर किसी भी विशाल गांव का ऐसा खड़ी भवन प्रायः सामाजिक एवं मानव जाति कारकों द्वारा प्रेरित होता है। ऐसे गांव मध्य और निम्न गंगा के मैदान, छत्तीसगढ़, हिमालय के निचली घाटियों के बहुत आयात में पाए जाते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, ये है हमारे पल्ली बस्ती, ठीक है ना। दोस्तों आपको कम से कम 1 पेज जरूर लिखना, याद रखना। लेकिन हमने जो यहाँ पे उत्तर दिया है वो एकदम निचोड़ दिया है आपको, ठीक। अगर आप निचोड़ नहीं लिख पा रहे हैं, मूल जड़ उस क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख पा रहे हैं, तो आपको 1 पेज पूरा भर देना है, ताकि एग्जामिनर को लगे कि आपने कुछ लिखा है उसके बारे में, ठीक। तो वो कमी आपका निचोड़ ना, वो आपको कमी को पकड़ नहीं पाएगा, जिससे आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। अगला है, मानव विकास के 2 स्तंभों को लिखिए। अब देखो, मानव विकास के 2 स्तंभ क्या हैं। मानव विकास का विचार क्षमता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर आधारित है, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लें। 2 चतुर्थक क्रियाकलापों की सेवाओं के नाम लिखिए। 2 चतुर्थक क्रियाकलापों के सेवाओं के नाम। तो ध्यान देना दोस्तों, चतुर्थ सेवाएं बहुत ही विशिष्ट तथा जटिल प्रकार के क्रियाकलाप हैं, जिनका संबंध ज्ञान से संबंधित क्रियाकलापों जैसे शिक्षा, सूचना, शोध व विकास से है। चतुर्थक शब्द से तात्पर्य उन उच्च बौद्धिक अवसाओं से है जिनका दायित्व चिंतन तथा शोध और विकास के लिए नए विचार देना है। ये आपका 30 नंबर क्वेश्चन है। अब आगे देखिए, भारत में जल प्रदूषण के 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए, प्राचीन काल में प्रकृति और मानव के बीच भावनात्मक संबंध था। मानव अत्यंत कृतज्ञ भाव से प्रकृति के उपहारों को ग्रहण करता था। प्रकृति के किसी भी अवयव को क्षति पहुंचाना पाप समझा जाता था दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, इसमें जल प्रदूषण क्या होता है।
बदबू घुलित एवं निलंबित ठोस कण अमोनिया और यूरिया नाइट्रेट एवं नाइट्राइट्स क्लोराइड्स क्लोरोराइड्स कार्बोनेट तेल एवं ग्रीस चिकनाई कीटनाशकों एवं कीटनाशी के अवशेष टैनिक क्लोरोफार्म एमपीएम जीवाणु गणना सल्फेट एवं सल्फाइड्स भारी धातुएं जैसे सीसा आर्सेनिक पारा मैग्नीज आदि रेडियोधर्मी पदार्थ तत्व होते हैं दोस्तों। ठीक है ना। अब देखिए ये जल प्रदूषण में आते हैं। किसमें दोस्तों? ये जल प्रदूषण में आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। दो धात्विक खनिजों के नाम। तो देखिए दो धात्विक खनिज के नाम क्या हैं? एक तांबा है तथा दूसरा मैग्नीज है। ये दोस्तों देखिए, अब देखो 2 नंबर के प्रश्न हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप पूरा 1 पेज भरिए। आपको जब कुछ नहीं आ रहा है तो आप 1 पेज भर दो। उससे क्या है कि एग्जामिनर देखो पढ़ता नहीं है कॉपी जाते समय, आपको धड़ाधड़ एकदम नंबर देते जाएगा, बट आप लिखे रहेंगे तो। अब जैसे मैंने यहाँ पे निचोड़ लिख दिया कि दो धात्विक खनिज के नाम तांबा तथा मैग्नीज। अब इसको 2 नंबर पक्का है, लेकिन आपको नहीं पता है तो आप यहाँ तक धातुओं के बारे में भर दो 1 पेज। तो ये रही आपकी, जब ना आए तो कैसे आपको सॉल्व करना है भूगोल के पेपर को। ठीक है। अब आ जाते हैं 16वें नंबर क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान देना। भारत में सिंचाई के 2 साधनों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सिंचाई के 2 साधन क्या हैं? नहरें तथा नलकूप भारत में सिंचाई के 2 प्रमुख साधन हैं। फिर समझिए, नहरें तथा नलकूप भारत में सिंचाई के 2 प्रमुख साधन हैं। ठीक है ना। तो ये हमारे इस प्रश्न का एकदम पूरा निचोड़ लिखा हुआ है कि भारत में सिंचाई के 2 साधनों का उल्लेख। अब इसके बारे में उल्लेख कर दो आप। ठीक, उल्लेख कर दो, पूरा 1 पेज भर दो। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा जो 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। मानव भूगोल के प्रमुख उप क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर देखिए मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के मुख्य तत्वों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है। पहला, जनसंख्या। मानव भूगोल जनसंख्या के वितरण प्रारूप, जनसमूहों, प्रयास, अधिवास तथा उसकी प्रजातिगत सामाजिक संरचना का ऐतिहासिक परिक्षेप में विवेचना करता है। दूसरा है प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन। प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन क्या हैं? तो प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्वों का अध्ययन तथा मानव क्रियाकलापों पर इन तत्वों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इनमें प्राकृतिक संसाधन, भूमि, जल, वन, खनिज का अध्ययन सम्मिलित होता है। ठीक है दोस्तों। अब आ जाते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न क्या है हमारा? जनसंख्या वितरण को परिभाषित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए दोस्तों। ठीक है ना। देखिए जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है जलवायु। मानव बसाव को नियंत्रित करने में जलवायु सबसे बड़ी भूमिका निभाता है, यानी सबसे महत्वपूर्ण भौतिक कारक होता है। पहला धरातल। धरातल का इसमें क्या भूमिका है? विषम धरातल वाले पर्वतीय तथा पठारी क्षेत्रों में अल्प आबादी मिलती है, क्योंकि वहाँ पे उबड़ खाबड़ ज़मीनें होती हैं, क्योंकि वहाँ कृषि योग्य भूमि की कमी, परिवहन की कठिनाई एवं एकांतता होती है। एकांतता के कारण लोग डरते हैं, वहाँ पर निवास नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, अगला है खनिज संसाधन। खनिज संसाधन की भी भारी मात्रा में कमी होती है। तो भौतिक कारकों के प्रतिकूल होने पर भी खनिजों के आकर्षण से किसी क्षेत्र में घनी जनसंख्या का जमाव हो जाता है। परिवहन की सुविधाएं क्या होती हैं? तो याद रखना दोस्तों, पठारी या पर्वतीय क्षेत्रों की अपेक्षा समतल मैदानी भागों में परिवहन की सुविधाएं अधिक सुलभ होती हैं, इसलिए मैदान अधिक घने आबादी होते हैं। ठीक है। अब आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों 19 नंबर क्या है, जरा ध्यान देना। चलवासी कृषि की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। चलवासी मुख्य, तो ये चलवासी क्या है? इस कृषि में सबसे पहले वनों के किसी भाग में काटकर या जलाकर साफ कर लिया जाता है तथा इस पर कृषि की जाती है, परंतु
जब इस मिट्टी की उर्वरक शक्ति समाप्त हो जाती है तो 2-3, जरा ध्यान देना दोस्तों, 2-3 वर्ष बाद इस भूमि को परती छोड़कर नए स्थान पर वनों को साफ कर कृषि की जाने लगती है तथा कुछ वर्षों बाद इन क्षेत्र को भी छोड़ दिया जाता है और नए स्थान पर कृषि की जाने लगती है। अब इसके देखिए मूल 3 कारण क्या हैं। इस प्रकार की किस्में मोटे अनाज जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, चिमीकंद एवं रतालू आदि उत्पन्न किए जाते हैं। तीसरा नंबर है, इस पद्धति के अंतर्गत किस खाद्यान्न का उत्पाद कम किया जाता है। चौथा नंबर है, इस कृषि पद्धति में सिंचाई के साधनों का भी प्रयोग नहीं किया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये 19 नंबर है। अब आ जाते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर हमारा क्या है, जरा ध्यान देना। सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। ब्रटलैंड आयोग के अनुसार सतत पोषणीय विकास एक ऐसा विकास होता है दोस्तों जिसमें वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के बिना ही नुकसान पहुंचाए करती है। ये है आपका। अब इसमें आप अपने से बना के 1 पेज पूरा भर दो, 2 पेज कर दो, 3 पेज कर दो। मतलब आपको जितना कम से कम समय में हो सके उतना बढ़िया राइटिंग में और वहाँ पेज भरो बस। भूगोल का मतलब पेज भर दो, इतिहास का मतलब पेज भर दो, समाजशास्त्र का मतलब पेज भर दो। ठीक, ये दोस्तों साइंस नहीं है, इसमें लिखावटी के नंबर पाओगे। जितना लिखे रहोगे उतना ही अच्छा नंबर मिलेगा। अब आगे देखिए 21 नंबर प्रश्न। भारत में जल संरक्षण के उपायों का वर्णन कीजिए। जल संरक्षण के उपाय क्या है दोस्तों? भारत में जल संरक्षण करने के उपाय, पहला है वर्षा के जल का संग्रहण करना चाहिए। दूसरा है जल का अंधाधुंध उपयोग नहीं करना चाहिए। तीसरा, तालाबों और नदियों को और अधिक गहरा करना चाहिए। चौथा है जल को प्रदूषण से बचा लेना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब आगे देखिए। अब आ जाते हैं 22वें नंबर प्रश्न की ओर। 22वें नंबर बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है, 4 अंक के हैं। भारत में ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में होने वाले प्रवास के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो भारत में ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास, यानी जो लोग गांव से वो नगर में चले गए हैं, शहर में, उनके कारण क्या हैं उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। देखिए जरा, मानव स्वभाव से आदिकाल से ही घुमंतु प्रवृत्ति का रहा है। यानी मानव जो है हमेशा घुमक्कड़ी टाइप है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। वह भूमि एवं साधनों की खोज, महामारी, युद्धों के अनेक तरह के भेदभावों तथा अत्याचारों आदि से बचने हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना चाहता है, जिससे प्रवास या देशांतर या स्थानांतर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। जैसे हमारे देश में दोस्तों बांग्लादेश से रोहिंग्या मुसलमान पलायन करके यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ भारत का जो है समस्या बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अपने प्रवास के द्वारा मानव अपनी आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं उच्च आकांक्षाओं की पूर्ति करता रहा है। मानव की जिज्ञासु प्रवृत्ति की उसके प्रवास की सबसे बड़ी उत्प्रेरक है। अपने वास स्थान से नए क्षेत्रों की ओर गमनागमन और अपेक्षाकृत सुगम एवं अनुकूल क्षेत्रों की खोज प्रागैतिहासिक काल से ही चली आ रही है। वैश्विक प्रवास के इतिहास में मानव नए नए क्षेत्रों की खोज करते हुए प्रतिकूल परिस्थितियों एवं चुनौतियों का सामना करते हुए, ध्यान देना आगे, स्वयं को परिस्थितियों के अनुरूप और परिस्थितियों को स्वयं के अनुकूल बनाता है। इस तरह नए क्षेत्रों की तलाश यात्रा का रोमांच, कुछ नया करने की प्रवृत्ति, कुछ नया पाने की लालसा, परिस्थितियां खतरनाक साबित, प्रखरताएं, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तत्व मानव प्रवास के मूल कारण रहे हैं। तो ये रहा हमारे इस 22वें नंबर प्रश्न का उत्तर कि भारत में ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास के कारणों का मैंने उल्लेख किया है दोस्तों। अब आ जाते हैं 23वें नंबर प्रश्न की ओर। जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन का वर्णन कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन का वर्णन अथवा नगरीय बस्तियों की समस्या का वर्णन क्या है। तो यहाँ पर देखिए,
अगले क्वेश्चन की ओर है जनसंख्या का केंद्रीकरण, छोटे व तंग आवास एवं गलियां, पीने योग्य जल जैसी सुविधाओं का अभाव आदि विकासशील देश में बस्तियों से संबंधित प्रमुख समस्याएं हैं। आर्थिक समस्या, विश्व के विकासशील देशों में जनसंख्या का शहर की ओर पलायन करने का मुख्य कारण ग्रामीण व छोटे नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों से में कमी आना है। ठीक है, फिर आगे क्या है इसमें, आगे ज़रा देखिए, नियोजन की समस्या। ठीक है, यानी मनुष्य का शहर की ओर आने का प्रमुख कारण रोजगार के अवसर और नागरिक सुविधाओं का मिलना होता है। ठीक है दोस्तों, अगला है सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं। विकासशील देश के शहरों में अपर्याप्त वित्तीय साधनों के कारण बहुसंख्यक निवासियों की आधारभूत समस्याएं, ढांचागत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती। पर्यावरण संबंधी समस्या, तो इस तरीके से आप इसे स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। अब आ जाते हैं 24वें नंबर प्रश्न की ओर दोस्तों। 24वां नंबर हमारा प्रश्न है भारत में जल प्रदूषण की समस्या का वर्णन। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जल प्रदूषण की समस्या का वर्णन अभी मैंने 2 नंबर प्रश्न में भी बताया और ये आपका 6 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। तो इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे पढ़ लीजिएगा और यहाँ पर भी है। तो दोस्तों यहाँ पर ये पूरा इस पूरे पेपर्स का सल्यूशन कंप्लीट होता है। ठीक, तो सभी बच्चे अगला अगर इसका सेट, नेक्स्ट सेट देखो, ये जो सेट था ना, ये 322 ES था 2022 का। अगर आपको इस सेट का भी वीडियो चाहिए तो अगले वीडियो में तैयार रहिएगा। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना अगर अगला वीडियो देखना है तो, और नहीं सब्सक्राइब करके रखोगे तो अगला वीडियो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए सभी बच्चों से अनुरोध है कि आप जानते हैं इस चैनल पे पूरे पेपर्स का सलूशन किया जा रहा है। तो जिन बच्चों को इसके 7 सेटों का 2022 के 7 सेटों का सलूशन चाहिए वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।